हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। और ये जो मेरा चैनल है ये नेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो होपफुली जो लेसन्स आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं आपके उनसे एग्जाम में हेल्प हो रही होगी आपकी तैयारी में। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेसन्स तो कमेंट कर बताइएगा, लाइक करना और शेयर करना मत भूलेगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर जो मेरे कोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ एग्जाम से रिलेटेड, आपकी हेल्प होगी, आपका नेट जेआरएफ डेफिनेटली ही क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा और जहाँ पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री से एमसीक्यू सीरीज के बारे में। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है कि जिस समय कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अध्यक्ष कौन था। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बंगाल में और बिहार में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। और कॉर्नवालिस के द्वारा कहाँ पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था? बंगाल और बिहार में। तो ऐसे ही इसमें फिर से क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं, तो इस चीज को पढ़िए। आगे भी मैंने आपको कितनी बार बताया है कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि उसमें कई बार क्वेश्चंस और भी बने हुए हो सकते हैं। तो वो कहीं से भी शफल कर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो पढ़िएगा ध्यान से। और उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो अध्यक्ष कौन था? सर जॉन शॉर था, मैटकॉफ था, चार्ल्स नेपियर या डेनिसियर। तो उस टाइम जो था अध्यक्ष वो था सर जॉन शॉर, जब कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार फसलों का वाणिज्यीकरण भारतीय किसानों को दयनीय स्थिति में ले गया था? ये एक लाभकारी थी, जहाँ मिट्टी की उत्पादकता नष्ट होना, अधिक लागत की मांग, या ये कम उत्पादक था। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि मिट्टी की उत्पादकता नष्ट हो गई थी जब फसलों का वाणिज्यीकरण किया गया था भारतीय किसानों की जो दयानीति स्थिति को लेकर, क्योंकि उनको एक के साथ एक जो फसलें उगानी पड़ती थी। फिर तो इस कारण जो मिट्टी की उत्पादक था, जो उसमें क्षमता थी उत्पादन की, उसमें जो कह लो तत्व होते थे, उपजाऊ तत्व, वो नष्ट हो चुके थे। इसलिए ऑप्शन इसका बी है राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की थी? फिर से आ गया ना वही क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया है, कॉर्नवालिस, वेल्जली, हेस्टिंग या बेंटिंग। तो ऑब्वियसली कॉर्नवालिस के द्वारा ही पहले ही हमने पढ़ लिया है कि इसका स्थायी बंदोबस्त इसके द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कारण है और कथन में से दिया गया है। जैसे कि कारण दिया है कि भारत के दस्तकारी तथा कपास उद्योग रेलवे के विकास के दौरान अपने चरम क्या उभरा था अपने उसके दौरान, क्योंकि जब रेलवे का विकास हुआ था तो उसके कारण जो दस्तकारी थी उसका विकास हुआ, क्योंकि रेलवे के कारण जो चीज़ें थी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगी, बिकने लगी थी। तो ये जो तर्क है कि रेलवे ने वस्तु तथा सामान को ले जाने में सहायता की, ये भी सही है, क्योंकि वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाई जाती थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि दस्तकारी कपास रेलवे उद्योग के विकास के दौरान चमका। गलत, क्योंकि जब रेलवे क्योंकि उस टाइम पर जब हमने क्वेश्चंस पढ़ा है कि दस्तकारी का जब विकास उद्योग उस टाइम पर थे, तो उसकी जगह किसने ले ली थी? मशीनों ने, मशीनी उद्योग थे उसने ले ली थी। और दस्तकारी उद्योग क्या था? अपने पतन की ओर बढ़ने लगा था। और रेलवे ने वस्तुओं का सामान ले जाने लाने में सहायता की, ये सही है, क्योंकि इससे ही जो वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह से लेकर आते जाते थे। तो ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट ये कारण है कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में कच्चे माल के मूल्य कपास की भांति ऊंचे हो गए, ये कारण दिया गया है। और तर्क है कि कच्चा माल निर्यात होता था। तो राइट आंसर है ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट भी सही है कि 19वीं शताब्दी में ही भारत में कच्चा माल जो था मूल्य कपास की भांति ऊंचे हो गए थे, क्योंकि कच्चा माल कहाँ बाहर जाता था? ब्रिटेन में ब्रिटिश लेके जाते थे और वहां से बनी हुई चीजें जहाँ पर लेकर आते थे, और ये कच्चा माल निर्यात होता था। तो सही है, तो ऑप्शन है ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कारण की 19वीं शताब्दी में आरंभ में एक नवीन वर्ग भूस्वामी का उदय हुआ और ये कृषि विकास चाहते थे। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ए सत्य है लेकिन जो आर है वो गलत दिया गया, क्योंकि भूमि स्वामियों का उदय जरूर हुआ था लेकिन ये कृषि का विकास चाहते थे, ये गलत है। तो ऑप्शन है सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कारण कि जमींदार तथा भूस्वामी ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे और उन्हें अपनी अस्तित्व ब्रिटिश शासन से प्राप्त किया। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन
बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही दी गई हैं और लेकिन वे एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जमींदार और भूस्वामी उसका समर्थन जरूर करते थे लेकिन उनका जो अस्तित्व ब्रिटिश शासन से प्राप्त किया ये गलत है। तो जो एक दूसरे से ये रिलेट नहीं करे क्योंकि स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो इसलिए सही जरूर हैं लेकिन वो एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रही है, तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कारण कि अंग्रेजों ने बहुत से आधुनिक कारखाने भारत में स्थापित किए और तर्क है कि वे भारत को ब्रिटेन के बराबर लाना चाहते थे। तो राइट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन हमारा सी, ए सही है, क्योंकि आधुनिक कारखाने भारत में उन्होंने उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। तो जो आर है कि वे भारत को ब्रिटेन के बराबर लाना चाहते थे, ये गलत है, तो ऑप्शन है इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कारण कि 1757 से 1857 तक के बीच अंग्रेजों ने उच्च नीतियों को अपनाया जो उन्हें विशेष सुविधा या अधिकार प्रदान करती थी, और तर्क है कि ब्रिटिश कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी बनकर रहना चाहती थी। तो ऑप्शन जो इसका दिया गया है वो है राइट सी, ये सही है कि अंग्रेजों ने नीतियों को अपनाया और विशेष सुविधाएं जो अधिकार प्रदान वो करती थी, अंग्रेजों जो नीतियों को जो उन्होंने अपनाई थी वो, लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी बनकर रहना चाहती थी ये गलत है, तो ऑप्शन है सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कारण कि शिल्पकारों ने अपनी शर्तें मना लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया। जो शर्तों को मनवाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया। जहाँ तर्क है कि वे वंजी अवस्था के रूप में जाने को आया। तो राइट आंसर जो है वो है बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथन कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वाणिज्य चरण में ब्रिटिश वस्तुओं का बड़े स्तर पर भारतीय निर्यात नहीं हो रहा है, और तर्क है कि उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि स्टेटमेंट भी सही है और एक दूसरे की वो व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि नीलामी करने की जो नीति थी जिसमें ऊंची बोली लगाने वाला कर एकत्रित करने का अधिकार रखता था, ब्रिटिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तर्क है कि उसका उद्देश्य अधिकतम कर संग्रह करना था। तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा ए, क्योंकि ऊंची बोली जो थी नीलामी करने की नीति थी जिसमें ऊंची बोली लगाने वाला कर एकत्रित करने का भी अधिकार रहता था, ये ब्रिटिशों के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य भी यही था कर संग्रह करना, इसलिए ऊंची बोली लगती थी, तो ऑप्शन है इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कारण कि ब्रिटेन ने कोई कर व्यवस्था को भारत के कई हिस्सों में लगाया। तर्क है कि इस काल के दौरान भारतीय किसानों की दुर्दशा भारतीय कृषक का एक नियमित लक्षण रही थी। तो राइट आंसर इसका जो दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही हैं, तो बी हमारा होता है राइट आंसर। नेक्स्ट है, कारण कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत उपनिवेशवादी आर्थिक व्यवस्था का एक पेचीदा उदाहरण हो गया और ब्रिटेन के कारखानों की अच्छाई के लिए भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर ए है हमारा, क्योंकि सही है, जो उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था एक पेचीदा उदाहरण हो गई थी और जो ब्रिटेन के कारखानों की अच्छाई के लिए भारतीय संसाधनों का ही जहाँ का प्रयोग करके वो चीज़ें बनाते थे, तो ऑप्शन है हमारा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कर संग्रह की महलवाड़ी व्यवस्था पूरे भारत में लागू की गई थी। तरह है कि व्यक्तिगत किसान से गांव से कर संग्रह करना आसान और सरल था। तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा डी। ये असत्य है कि महलवाड़ी व्यवस्था पूरे भारत में लागू की गई थी, ये गलत है, कुछ जगह पर इसको लगाया गया था, लेकिन जो आर है कि किसान से गांव से कर संग्रह करना आसान और सरल था व्यक्तिगत किसान से, तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कारण की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में स्थापित की गई थी और तर्क है कि जमींदार 10/11 भाग राज्य को कर के रूप में देते थे। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो होता है हमारा बी, क्योंकि दोनों सही हैं, सिर्फ पहले में ये बताया गया है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, लेकिन उसमें जमींदारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जमींदारों के बारे में बताया गया है कि कर कितना दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करे, तो ऑप्शन है बी राइट आंसर।
नेक्स्ट है कारण कि नकदी फसल को प्रोत्साहन ने बगीचा अर्थव्यवस्था की वृद्धि की जा ये धीरे धीरे कृषि के वाणिज्यीकरण की ओर आगे बढ़े। तो राइट आंसर इसका जो दिया गया है वो है हमारा ए, क्योंकि नकदी फसल को प्रोत्साहन ने बगीचा अर्थव्यवस्था की वृद्धि हुई थी और इसने ही कृषि के वाणिज्यीकरण की ओर भी ये आगे बढ़े। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन है इसका ए, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो आज के एमसीक्यू सीरीज जिसके बारे में हमने जाना। तो आगे और इसी से रिलेटेड ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी, देखते रहिएगा वीडियोस को। लाइक और शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अनअकैडमी पर भी फॉलो जरूर करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सभी का।